नमस्कार। आज हम एक बेहद ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं। ये है ऊंचाई पर काम करने की सुरक्षा। और ये कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, ऐसी कई इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल, ये एक ऐसा पहलू है जिसे नज़रअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। हाँ, तो हमारे पास जो जानकारी है वो एक टूल बॉक्स टॉक दस्तावेज से आई है। आपने शायद सुना हो इनके बारे में। हाँ, टूल बॉक्स टॉक्स, वो छोटी फोकस ब्रीफिंग्स होती है ना, काम शुरू करने से पहले। हाँ, वही, ताकि ज़रूरी बातें ताज़ा रहें। तो आज हमारा मकसद है कि इस दस्तावेज की जो मुख्य बातें हैं उन्हें समझें। ये जाने कि ऊंचाई पर सुरक्षित काम करने के लिए असल में क्या-क्या ज़रूरी है, और ये जानकारी क्यों सबके लिए मायने रखती है, चाहे कोई इस फील्ड में हो या ना हो। सही बात है, जागरूकता तो सभी के लिए अच्छी है। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। ऊंचाई पर काम करना देखिए कितना आम है, लेकिन ये उन वजहों में से भी एक है जिनसे काम की जगहों पर सबसे गंभीर दुर्घटनाएं होती हैं। हाँ, ये सच है। आंकड़े भी यही दिखाते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि खुद को सुरक्षित रखने के लिए क्या चीजें बिल्कुल जरूरी हैं। तो शुरुआत इसी से करते हैं कि ये जो नियम है, इनका लक्ष्य क्या है? हाँ, ये अच्छा पॉइंट है। दस्तावेज तो साफ कहता है कि लक्ष्य है ये पक्का करना कि ऊंचाई पर काम करने वाला हर व्यक्ति खतरों को समझे और वो गिरने, चोट लगने या मतलब उससे भी बुरे अंजाम से बचने के लिए सुरक्षित तरीके अपनाएं। जी, और इसमें जो दिलचस्प बात है ना, वो ये कि ये सिर्फ कुछ नियमों की लिस्ट पकड़ा देना नहीं है। असल में ये एक सोच बनाने की कोशिश है, एक कल्चर डेवलप करना जहां सुरक्षा सबसे पहले हो, हमेशा। एक माइंडसेट वाली बात है ना। बिल्कुल, क्योंकि ऊंचाई से गिरना, जैसा मैंने कहा, औद्योगिक हादसों की सबसे बड़ी वजहों में से एक है, तो इस पर ध्यान देना तो लाजमी है। और ये सिर्फ उस व्यक्ति की सुरक्षा नहीं है, हाँ, ये पूरी टीम, पूरे प्रोजेक्ट की सुरक्षा से जुड़ा है। एक चूक का असर सब पर पड़ सकता है। सही कहा। अच्छा, तो ये तो हुई सोच और अहमियत की बात। अब आते हैं उस चीज पर जो दिखती है, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण मतलब पीपीई। क्या पहनना जरूरी बताया गया है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, लिस्ट में कुछ मुख्य चीजें हैं। हम्म। पहला, एक सुरक्षा हेलमेट। लेकिन सिर्फ हेलमेट नहीं, उसमें ठोड़ी पर पट्टी मतलब चिन स्ट्रैप होना जरूरी है। अच्छा, चिन स्ट्रैप वाला हेलमेट, ठीक है। दूसरा, एक फुल बॉडी हार्नेस, हम्म। और इसमें भी डबल डोरी होनी चाहिए और शॉक एब्जॉर्बर लगा होना चाहिए। डबल डोरी और शॉक एब्जॉर्बर वाला हार्नेस, ठीक है। आगे? तीसरा, सुरक्षा जूते, और ये भी कोई भी जूते नहीं, बल्कि ऐसे जिनके सोल एंटी स्लिप हों, मतलब फिसलने से बचाएं। एंटी स्लिप सोल वाले जूते, समझ गए। और इनके साथ जाहिर है दस्ताने और सुरक्षा चश्मे भी। ये तो काफी सारा सामान हो गया। क्या आप थोड़ा समझा सकते हैं कि ये सब मिलकर काम कैसे करते हैं? मतलब सिर्फ लिस्ट जान लेना काफी नहीं होता शायद। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, ये अलग अलग चीजें नहीं हैं, ये एक पूरा सुरक्षा सिस्टम है। इसे एक सिस्टम की तरह देखना जरूरी है। सिस्टम कैसे? ऐसे कि हर चीज का अपना खास काम है, जो दूसरी चीजों के साथ मिलकर ही पूरा होता है। हेलमेट, ठीक है, सिर को बचाता है ऊपर से कुछ गिरने पर। लेकिन वो चिन स्ट्रैप क्यों? वो इसलिए ताकि अगर झटका लगे या गिरने की स्थिति आए तो हेलमेट सिर से उतर ना जाए, वो अपनी जगह टिका रहे। अच्छा, हाँ, ये तो जरूरी है। फिर हार्नेस, फुल बॉडी हार्नेस क्या करता है? वो गिरने की स्थिति में झटके को पूरे शरीर पर बांट देता है, किसी एक हिस्से पर जोर नहीं पड़ने देता। और वो डबल डोरी? हाँ, डबल डोरी का मतलब है कि आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए भी हमेशा सुरक्षा रस्सी से जुड़े रहते हैं। एक हुक निकालने से पहले आप दूसरा लगा लेते हैं, मतलब 100% टाई ऑफ। ओके, ये हमेशा जुड़े रहने वाली बात महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा। और शॉक एब्जॉर्बर, वो गिरने के दौरान जो अचानक तेज झटका लगता है ना, उसे सोख लेता है, काफी हद तक कम कर देता है, जैसे गाड़ी में सस्पेंशन होता है। वाह, ये अच्छा उदाहरण था। और जूते? हाँ, एंटी स्लिप जूते फिसलने से रोकते हैं, खासकर गीली, चिकनी या ऊबड़-खाबड़ सतहों पर। और दस्ताने, चश्मे? दस्ताने हाथों को कटने छिलने से बचाते हैं, पकड़ अच्छी बनाते हैं। और चश्मे, वो धूल, कंकड़, कोई चीज उड़कर आंख में ना चली जाए, उससे बचाते हैं। तो आप समझ रही हैं ना, ये सब मिलकर एक सुरक्षा कवच बनाते हैं। अगर एक भी चीज कमजोर है या इस्तेमाल नहीं की गई तो पूरा सिस्टम फेल हो सकता है। बिल्कुल, जैसे गाड़ी में सीट बेल्ट तो हो, पर एयरबैग काम ना कर रहे हो या टायर बिल्कुल घिसे हुए हो, सुरक्षा अधूरी रह जाती है। ये सिस्टम वाली बात अब अच्छी तरह समझ आ गई, शुक्रिया। अब वो जो टूल बॉक्स टॉक दस्तावेज है, उसमें कुछ खास बातों पर जोर दिया गया था, वो क्या थी? जी, उसमें कुछ मुख्य बातें हैं जिन्हें बिल्कुल गांठ बांध लेना चाहिए। जैसे कि पहला,
गिरने से बचाने वाले उपकरण जैसे हार्नेस वगैरह हमेशा इस्तेमाल करें। इसमें कोई लापरवाही नहीं। हमेशा, ठीक है। दूसरा, काम शुरू करने से पहले, ये पहले शब्द बहुत जरूरी है। सीढ़ियों, मचानों यानी स्कैफोल्डिंग और जो भी प्लेटफॉर्म इस्तेमाल हो रहा है उसकी अच्छी तरह जांच कर लें। कहीं कोई नट बोल्ट ढीला तो नहीं, कोई हिस्सा टूटा तो नहीं। जांच पहले करना। ओके। तीसरा, चढ़ते या उतरते समय हमेशा 3 बिंदु संपर्क बनाए रखें। इस पर हम शायद और बात कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। चौथा, काम करने की जगह को साफ सुथरा रखें। कोई तार, औजार, मलबा बिखरा ना हो जिससे पैर उलझने या फिसलने का डर हो, मतलब अच्छी हाउसकीपिंग, ठीक है। पांचवा, सुरक्षा के लिए जो रेलिंग, गार्डरेल या जालियां, सेफ्टी नेट्स लगाई गई हैं, उन्हें कभी हटाएं नहीं, ना ही उनके नीचे से या ऊपर से जाने की कोशिश करें। उन्हें बाईपास ना करें, उन्हें नजरअंदाज न करें। और छठा, अगर कहीं भी कोई असुरक्षित स्थिति दिखे, कोई खतरा नजर आए, तो चुप न रहें। उसकी सूचना तुरंत अपने सुपरवाइजर या जो भी इंचार्ज है उसे दें। ये सारे पॉइंट्स तो बहुत प्रैक्टिकल हैं। आपने 3 बिंदु संपर्क का जिक्र किया था। ये सुनने में बड़ा सरल लगता है, पर शायद अक्सर लोग ध्यान नहीं देते होंगे। ये इतना जरूरी क्यों है? हाँ, आपने सही पकड़ा। ये बहुत सरल है, पर उतना ही महत्वपूर्ण भी। 3 बिंदु संपर्क का मतलब है स्थिरता, स्टेबिलिटी। स्थिरता कैसे? इसका सीधा सा मतलब है कि जब आप सीढ़ी पर या किसी ढांचे पर चढ़ या उतर रहे हों, तो आपके शरीर के 3 अंग, 2 हाथ और 1 पैर, या 2 पैर और 1 हाथ हर समय उस सतह के संपर्क में रहने चाहिए। अच्छा, मतलब हमेशा 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जी। इससे क्या होता है कि आपका वजन हमेशा 3 बिंदुओं पर टिका रहता है, संतुलन बना रहता है। फिसलने या संतुलन खोने का खतरा एकदम कम हो जाता है। ये फिजिक्स का सीधा सा नियम है। और लोग इससे क्यों नजरअंदाज कर देते हैं? अक्सर जल्दबाजी में या फिर अति आत्मविश्वास में, अरे ये तो मैं रोज करता हूं, मुझे कुछ नहीं होगा, या फिर थकान में। लेकिन यही छोटी सी चूक बड़े हादसे का कारण बन सकती है। तो ये 3 बिंदु संपर्क वाली बात तो ध्यान में रखनी ही चाहिए। हाँ, और बाकी बिंदु भी इसी तरह जुड़े हुए हैं। उपकरणों की जांच क्यों? ताकि आप किसी खराब चीज के भरोसे ऊपर ना चढ़ें। सही है। सफाई क्यों? ताकि आप किसी बिखरी चीज से ठोकर खाकर ना गिरें। गार्ड रेल क्यों? वो एक भौतिक बाधा है गिरने से बचाने के लिए। और सूचना देना क्यों? क्योंकि हो सकता है जो खतरा आपको दिखा वो किसी और को ना दिखे और वो हादसे का शिकार हो जाए। मतलब ये सब मिलकर काम करते हैं। बिल्कुल। जांच, सफाई, सही उपकरण और सही संवाद, ये सब एक सुरक्षित माहौल बनाने के जरूरी हिस्से हैं। ये तो हुई सावधानियों की बात। अब जरा उन खतरों पर आते हैं जिनका जिक्र दस्तावेज में था। ऊंचाई पर काम करते वक्त असल में कौन-कौन से बड़े खतरे होते हैं? हाँ, खतरे कई तरह के हैं। दस्तावेज में कुछ मुख्य बताए गए हैं। सबसे पहला और सबसे आम है सीधे गिर जाना। सीढ़ी से, मचान से, छत के किनारे से, कहीं से भी गिरना। ठीक है। दूसरा, फिसलना या ठोकर लगना। सतह उबड़ खाबड़ हो सकती है, गीली हो सकती है, चिकनी हो सकती है। उस पर पैर फिसल गया या किसी चीज से ठोकर लग गई और आप गिर पड़े। फिसलना और ठोकर लगना। तीसरा खतरा है ऊपर से चीजों का गिरना। औजार हाथ से छूट गया, कोई सामान किनारे पर रखा था, वो गिर गया, और नीचे कोई काम कर रहे हैं तो उसे गंभीर चोट लग सकती है। ऊपर से सामान गिरना, ये भी खतरनाक है। चौथा है स्ट्रक्चरल फेलियर, मतलब जिस मचान या प्लेटफॉर्म पर आप काम कर रहे हैं वही कमजोर निकला या टूट गया, उसका ढांचा ही जवाब दे गया। ओह, ये तो बहुत ही भयानक हो सकता है। हाँ, और पांचवा खतरा जो अक्सर लोग भूल जाते हैं वो है ऊपर से गुजर रही बिजली की लाइनों के संपर्क में आना। काम करते हुए ध्यान नहीं दिया और किसी धातु की चीज या शरीर का हिस्सा तार से छू गया। बिजली का करंट। तो आप देखें, खतरा सिर्फ एक तरह का नहीं है। गिरना है, फिसलना है, चीजों का गिरना है, ढांचे का टूटना है, बिजली का झटका है। हाँ, ये तो कई तरह के जोखिम हो गए। मतलब सिर्फ हार्नेस पहन लेना ही काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। हार्नेस आपको गिरने की स्थिति में बचाएगा, लेकिन फिसलने से बचाने के लिए एंटी स्लिप जूते चाहिए, अच्छी हाउसकीपिंग चाहिए। चीजों को गिरने से रोकने के लिए उन्हें बांधना होगा, नीचे बैरिकेडिंग करनी होगी। ढांचे की मजबूती के लिए उसकी सही जांच और सर्टिफिकेशन चाहिए। बिजली से बचने के लिए लाइनों से सुरक्षित दूरी रखनी होगी। मतलब हर खतरे के लिए अलग सावधानी। जी, हर खतरे की अपनी एक रोकथाम रणनीति होती है। ये एक मल्टीलेयर्ड अप्रोच है सुरक्षा का। तो फिर इन अलग-अलग खतरों से बचने के लिए क्या-क्या मुख्य सावधानियां बताई गई हैं? दस्तावेज में कई जरूरी सावधानियां हैं। पहला, सिर्फ वही उपकरण इस्तेमाल करें जो प्रमाणित हों, सर्टिफाइड हों और जिनकी नियमित रूप से जांच की जाती हो। चाहे वो सीढ़ी हो,
मचान हो या हार्नेस। प्रमाणित और निरीक्षित उपकरण। दूसरा, फुल बॉडी हार्नेस को हमेशा पहने और उसे किसी मजबूत, भरोसेमंद जगह एंकर पॉइंट से ठीक से बांधें। और ये एंकर पॉइंट भी ऐसा होना चाहिए जो गिरने की स्थिति में कम से कम उतना वजन सह सके जितना नियम कहते हैं। हार्नेस को सही जगह एंकर करना। तीसरा, पक्का करें कि मचान और सीढ़ियां समतल जमीन पर टिकी हों, हिल नहीं रही हों, स्थिर हों और अगर जरूरत हो तो उन्हें ठीक से बांधा गया हो। स्थिरता सुनिश्चित करना। चौथा, मौसम का ध्यान रखें। अगर तेज हवा चल रही है या बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है तो ऊंचाई पर काम करने से बचें। इंतजार करना बेहतर है। खराब मौसम में काम ना करना। पांचवां, औजारों को नीचे गिरने से रोकने के लिए उन्हें डोरी से बांध कर रखें। इन्हें टूल डोरी कहते हैं। ये छोटी सी चीज बड़ा हादसा टाल सकती है। टूल डोरी का इस्तेमाल, हाँ ये जरूरी है। और छठा, जिस जगह ऊंचाई पर काम चल रहा हो उसके नीचे के एरिया को घेर दें, मतलब बैरिकेडिंग कर दें और चेतावनी के साइन लगा दें ताकि कोई अनजान व्यक्ति उस खतरे वाले क्षेत्र में ना आए। नीचे के एरिया को सुरक्षित करना। ये सारे उपाय तो बचाव पर केंद्रित है, मतलब प्रॉब्लम होने से पहले ही उसे रोकने की कोशिश। सही कहा आपने। ये सब सक्रिय उपाय हैं, प्रोएक्टिव मेजर्स। मतलब हम इंतजार नहीं कर रहे कि कुछ गलत हो, हम पहले से ही कदम उठा रहे हैं। जैसे उपकरण जांचना, मौसम देखना। हाँ, औजारों को बांधना, नीचे का एरिया ब्लॉक करना, ये सब क्या है? ये प्लानिंग है, दूरदर्शिता है। ये मानना है कि खतरा मौजूद है और हमें उसे कम करना है। वो छोटी सी टूल डोरी की बात की हमने। सोचिए, नीचे खड़े किसी व्यक्ति के लिए वो कितनी बड़ी सुरक्षा है। बिल्कुल। अच्छा, दस्तावेज में कुछ सीधे क्या करें और क्या ना करें, यानी डूज एंड डोंट्स भी बताए गए हैं। पहले क्या करें की बात कर लेते हैं। जी, क्या करें में 3 मुख्य बातें बताई गई हैं। एक, कोई भी काम, खासकर अगर वो रूटीन से हटकर है या उसमें ज्यादा जोखिम है, तो उसे शुरू करने से पहले जोखिम का मूल्यांकन जरूर करें। बैठकर सोचें कि क्या क्या गलत हो सकता है और उससे बचने के लिए क्या करना है। रिस्क असेसमेंट, ठीक है। 2, ऊंचे प्लेटफॉर्म पर, मचान पर जहां भी काम कर रहे हैं वहां साफ सफाई, गुड हाउसकीपिंग बनाए रखें। कोई तार, रस्सी, औजार, कूड़ा कचरा फैला हुआ ना हो। गुड हाउसकीपिंग। और 3, जहां जरूरी हो वहां काम करने की अनुमति, परमिट टू वर्क या PTW सिस्टम का पालन करें। ये खासतौर पर ज्यादा जोखिम वाले कामों के लिए होता है। इसमें एक पूरी चेकलिस्ट होती है और लिखित अनुमति मिलने के बाद ही काम शुरू होता है। परमिट टू वर्क सिस्टम समझ गई। अब आते हैं क्या न करने वाली लिस्ट पर। इसमें क्या है? क्या न करने वाली बातें भी उतनी ही, बल्कि शायद ज्यादा ध्यान देने वाली हैं, क्योंकि अक्सर इन्हीं को तोड़कर हादसे होते हैं। पहली बात, काम करते समय बहुत ज्यादा झुकना या पहुंच से बाहर की चीज पकड़ने की कोशिश करना, ओवर रीचिंग। लोग आलस में या जल्दी में ऐसा करते हैं और संतुलन खो बैठते हैं। ओवर रीचिंग न करना। दूसरी, खराब या टूटी फूटी सीढ़ियों या मचानों का इस्तेमाल कभी ना करें। अगर कोई चीज ठीक नहीं लग रही है तो उसे इस्तेमाल मत कीजिए, रिपोर्ट कीजिए। क्षतिग्रस्त उपकरणों का उपयोग ना करना। तीसरी, बिना उचित निगरानी, सुपरविजन या बिना जरूरी ट्रेनिंग के ऊंचाई पर काम करने की कोशिश न करें। अगर आपको नहीं पता कि क्या करना है या कैसे करना है तो पूछिए। बिना ट्रेनिंग या सुपरविजन के काम ना करना। और चौथी, सुरक्षा के लिए लगाए गए उपकरणों जैसे गार्ड रेल या सेफ्टी नेट को कभी हटाएं नहीं और ना ही उनके साथ कोई छेड़छाड़ करें। वो आपकी सुरक्षा के लिए हैं। सुरक्षा उपकरणों से छेड़छाड़ ना करना। ये जो क्या ना करें वाली बातें हैं, ज्यादा ना झुकना, टूटी सीढ़ी इस्तेमाल ना करना, ये तो बहुत सीधी लगते हैं। ऐसा लगता है ये तो कॉमन सेंस है। हाँ बिल्कुल, सुनने में ये बातें एकदम कॉमन सेंस लगती हैं। लेकिन फिर वही सवाल आता है, अगर ये कॉमन सेंस है तो फिर हादसे होते क्यों हैं? हाँ, ये बात तो है। असल में काम के दबाव में, समय बचाने के चक्कर में, या कभी-कभी सिर्फ आलस में, या अरे बस 1 मिनट का काम है क्या फर्क पड़ता है वाली सोच के कारण लोग ये कॉमन सेंस वाले नियम ही तोड़ देते हैं। अति आत्मविश्वास भी एक कारण हो सकता है। बिल्कुल, मुझे इतने साल का तजुर्बा है, मुझे कुछ नहीं होगा। ये सोच बहुत खतरनाक है। इसीलिए इन नियमों को बार-बार दोहराना, ट्रेनिंग देना और सख्ती से लागू करना जरूरी हो जाता है। ये सिर्फ बताने के लिए नहीं है, ये पालन करने के लिए है। और वो रिस्क असेसमेंट वाली बात यहाँ कैसे फिट होती है? रिस्क असेसमेंट इसीलिए जरूरी है क्योंकि वो आपको काम शुरू करने से पहले रुककर सोचने पर मजबूर करता है। वो आपको इन कॉमन सेंस वाली चीजों को भी कागज पर लाने को कहता है। क्या यहाँ ओवररीचिंग का खतरा है? क्या ये सीढ़ी ठीक है? क्या मौसम ठीक है? जब आप सोचते हैं तो खतरा पहचानते हैं और फिर उसे कंट्रोल करने का उपाय करते हैं। परमिट टू वर्क भी शायद इसी में मदद करता होगा। जी हाँ,
परमिट सिस्टम ये पक्का करता है कि खासकर ज्यादा जोखिम वाले कामों के लिए सभी जरूरी सावधानियां बरती गई हैं, सभी जांच पूरी हो गई हैं और काम करने वाले लोगों को खतरों की जानकारी है। ये एक तरह से फॉर्मल चेक है। तो ये क्या ना करें वाली बातें असल में हादसों की जड़ होती हैं। कोई ज्यादा झुका और गिरा, किसी ने खराब सीढ़ी इस्तेमाल की, वो टूट गई, किसी नए व्यक्ति को बिना बताए ऊंचाई पर भेज दिया, या किसी ने सोचा ये गार्डरेल रास्ते में आ रही है, हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए। समझ गई। अच्छा, और अंत में दस्तावेज में एक सुरक्षा नारा भी दिया गया था। हाँ, एक कैची स्लोगन, आपकी हार्नेस आपकी जीवन रेखा है, बकल अप करें, जीवित रहें। ये तो काफी असरदार लगता है। हाँ, ये बहुत सीधा और शक्तिशाली नारा है। ये ध्यान सीधे किस पर लाता है? हार्नेस पर। सुरक्षा के सबसे महत्वपूर्ण उपकरणों में से एक हार्नेस। ये कहता है कि हार्नेस सच में आपकी जीवन रेखा है अगर आप गिरते हैं तो, इसलिए इसे ठीक से पहने, बकल अप करें ताकि आप जिंदा रहें। ये सरल है, याद रखने में आसान है। बिल्कुल, और इसका मकसद भी यही है, लोगों के व्यवहार पर असर डालना, उन्हें हार्नेस पहनने की अहलियत को एक भावनात्मक स्तर पर याद दिलाना। जिंदा रहें ये शब्द सुरक्षा के असली मकसद को उजागर करते हैं, जान बचाना। हाँ, ये बात तो है। लेकिन इसमें एक बात और ध्यान रखने वाली है, हार्नेस जीवन रेखा जरूर है, पर वो आखिरी सुरक्षा कवच है। मतलब वो तब काम आएगा जब बाकी सब फेल हो जाएं और आप गिर पड़ें। अच्छा। हमारी पहली कोशिश तो यही होनी चाहिए कि गिरने की नौबत ही ना आए, जिसके लिए वो सारी सावधानियां जरूरी हैं जिनकी हमने बात की। जांच, सफाई, 3 बिंदु संपर्क, सही उपकरण, मौसम का ध्यान रखना, बैरिकेडिंग वगैरह। हार्नेस एक फेल सेफ है, प्लान ए नहीं। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। हार्नेस आखिरी उपाय है, पहला नहीं। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या निकलता है? अगर हमें इस पूरी चर्चा को समेटना हो जी, तो क्या कहेंगे आप? निचोड़ मेरे हिसाब से यह है कि ऊंचाई पर सुरक्षित तरीके से काम करना सिर्फ कुछ उपकरण पहन लेना या कुछ नियम रट लेना भर नहीं है। उससे कहीं ज्यादा है। हाँ, उससे कहीं ज्यादा। ये एक पूरी प्रक्रिया को समझने के बारे में है, खतरों को पहचानने और उनके प्रति जागरूक रहने के बारे में है, और सबसे जरूरी, हर पल सतर्क रहने के बारे में है। सतर्कता। जी, इस टूलबॉक्स टॉक ने हमें यही याद दिलाया कि तैयारी कितनी जरूरी है, उपकरणों की जांच कितनी जरूरी है, सही तरीकों का पालन करना कितना जरूरी है, और इन सबसे ऊपर एक सुरक्षा प्रथम वाली सोच रखना कितना जरूरी है। ये सिर्फ एक चेकलिस्ट नहीं है, ये एक नजरिया है, एक आदत है। बिल्कुल, मतलब नियमों को सिर्फ जानना काफी नहीं है, उन्हें अपनी आदत में ढालना है, काम करने के तरीके का हिस्सा बनाना है। एकदम सही कहा आपने। हर नियम, हर हिदायत के पीछे कोई ना कोई वजह है, कोई ना कोई सबक है। अक्सर वो सबक किसी बुरे अनुभव या दुर्भाग्य, किसी हादसे से सीखा गया होता है। हाँ, ये हो सकता है। तो हर नियम के पीछे एक कहानी है, एक ऐसी घटना जिसे हम दोबारा नहीं होने देना चाहते। और मकसद यही है कि भविष्य में ऐसे हादसे ना हों, और ये तभी हो सकता है जब हर कोई, मैनेजमेंट से लेकर वर्कर तक, अपनी जिम्मेदारी समझे और सुरक्षा को सबसे पहली प्राथमिकता दे। तो ये थी हमारी आज की बातचीत, जिसमें हमने ऊंचाई पर काम करने की सुरक्षा से जुड़े जरूरी पहलुओं पर इस टूल बॉक्स टॉक दस्तावेज के जरिए रोशनी डालने की कोशिश की। जी, और जाते जाते श्रोताओं के लिए सोचने को एक बात छोड़ जाते हैं। जरूर। ये सारे नियम, प्रक्रियाएं, उपकरण, ट्रेनिंग, ये सब अपनी जगह बिल्कुल ठीक और जरूरी हैं। लेकिन सोचिए, जो इंसान रोज या अक्सर ऐसे माहौल में काम करता है जहां लगातार गिरने का, चोट लगने का खतरा बना रहता है, हाँ, उस इंसान के आत्मविश्वास का, या शायद उसके अंदर कहीं बैठे डर का, उसकी मानसिक स्थिति का, उसके फोकस का, उसके सुरक्षा प्रदर्शन पे क्या असर पड़ता होगा? क्या ये मनोवैज्ञानिक कारक भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं जितने कि ये भौतिक सुरक्षा उपाय जैसे हार्नेस या गार्डरेल? इस पर विचार कीजिएगा।